ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या हमास अपने हथियार डालने को तैयार है? ट्रंप के इस दावे पर नेतन्याहू की खामोशी का राज क्या है? क्या यह वाकई में शांति समझौता है या सिर्फ एक चुनावी स्टंट? नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बार फिर बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फलस्तीनी गुट हमास गाजा में अपने हथियार डालने और सरेंडर करने के लिए राजी हो गया है। ट्रंप इसे अपनी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत की तरह पेश कर रहे हैं और उनका दावा है कि इस डील से इजरायल बेहद खुश भी है। लेकिन क्या इजरायल वाकई में इस समझौते से खुश है? पर्दे के पीछे की कहानी बिल्कुल अलग दिख रही है। इजरायली नेताओं और वहां की मीडिया ने इस डील को लेकर भारी गुस्सा और हिचकिचाहट देखने को मिल रहा है। आज के इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि आखिर इस शांति समझौते में ऐसा क्या है जिससे इजरायल में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद ऐसा लगा था कि शायद गाजा में जारी संघर्ष अब पूरी तरीके से थम जाएगा। ट्रंप ने दुनिया के सामने यह संदेश देने की कोशिश की कि अमेरिका की मध्यस्थता में एक ऐसा ऐतिहासिक काम हुआ है जिससे पूरे क्षेत्र में शांति लौट आएगी। उन्होंने कहा कि हमास का गाजा में निशस्त्रीकरण होना एक ऐसी बात है जिसकी कल्पना कुछ समय पहले तक कोई नहीं कर सकता था। लेकिन जब बात को लेकर इजरायली सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई तो वहां पूरी तरीके से सन्नाटा पसर गया। इजरायली सरकार ने इस समझौते पर तुरंत कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया। हालांकि इजरायल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर संवाददाताओं से कहा कि मीडिया में भले ही गाजा पट्टी में राजनयिक प्रगति और समझौते की खबरें चल रही हों, लेकिन इजरायल अपनी मौजूदा सैन्य चौकियों और स्थानों से तब तक एक कदम पीछे नहीं हटेगा जब तक कि हमास का पूरी तरीके से वास्तविक रूप से निशस्त्रीकरण नहीं हो जाता है। यानी ट्रंप के दावों और इजरायल की जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई साफ नजर आ रही है। आखिर ऐसा क्या है इस निशस्त्रीकरण समझौते में जिससे इजरायल के पसीने छूट रहे हैं? गुरुवार को सामने आई इस शांति डील की शर्तों के मुताबिक केवल हमास ही अपने हथियार नहीं डालेगा, बल्कि इजरायल को भी गाजा पट्टी से अपनी सेना को पूरी तरीके से वापस बुलाना होगा। इतना ही नहीं, इजरायल को धीरे धीरे गाजा का पूरा शासन और नियंत्रण एक नई फलस्तीनी प्रशासनिक संस्था को सौंपना पड़ेगा। इजरायल के दक्षिणपंथी और कट्टरपंथी नेताओं के लिए यह शर्त किसी कड़वे घूंट की तरह है। पिछले कई महीनों के युद्ध के बाद इजरायली राजनीति में यह सोच हावी हो चुकी थी कि गाजा पर इजरायल का स्थायी नियंत्रण रहेगा। ऐसे में गाजा को खाली करना और वहां किसी फलस्तीनी प्रशासन को सत्ता सौंपना इजरायली नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका हुआ। यही वजह है कि ट्रंप भले ही जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन तेल अवीव और जेरूसलम के सियासी गलियारों में गहरी चिंता और नाराजगी का माहौल है। अगर हम इजरायल की आम जनता के मूड को समझें तो वहां बहुसंख्यक आबादी 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले के आघात को अभी तक भूल नहीं पाई है। उस हमले के बाद इजरायली समाज में फलस्तीनियों को लेकर रवैया बेहद सख्त हो चुका है। भले ही इजरायल के भीषण सैन्य अभियानों में गाजा के 73,000 से अधिक फलस्तीनियों की जान जा चुकी है और पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है, लेकिन इजरायल के भीतर गाजा के प्रति सहानुभूति बेहद कम है। मई में कराए गए एक प्रमुख सर्वेक्षण के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि लगभग 82% यहूदी इजरायली नागरिकों ने गाजा में रहने वाले फलस्तीनियों को उनके घरों से जबरन बाहर निकालने का समर्थन किया था। इतना ही नहीं, इस सर्वे में 56% लोगों ने इजरायल के भीतर रहने वाले फलस्तीनी नागरिकों को भी देश से बाहर निकालने की वकालत की थी। इसके ठीक एक महीने बाद जून में हुए एक अन्य पोल में 64% इजरायलियों ने माना कि गाजा में फलस्तीनियों में कोई भी निर्दोषी नहीं है। ऐसे माहौल में जब जनता का एक बड़ा हिस्सा गाजा के खिलाफ सख्त कदम चाहता है, तब सेना वापस बुलाने का कोई भी फैसला नेताओं के लिए राजनीतिक आत्महत्या जैसा साबित हो सकता है। दोस्तों, जैसे ही इस समझौते की शर्तें सार्वजनिक हुई, इजरायल के प्रमुख राजनेताओं ने तुरंत इस पर हमले शुरू कर दिए। इजरायल के सुदूर दक्षिणपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बिन गवीर ने इस समझौते को पूरी तरीके से अस्वीकार करार दिया है। बिन गवीर ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा कि हमास के हत्यारों को न मारने का आश्वासन देना असल में हमास को अगले बड़े नरसंहार की तैयारी करने का मौका देने जैसा है। बिन गवीर ने साफ शब्दों में कहा कि गाजा में हमास के कमांडरों को मार गिराने का सिलसिला जारी रखना चाहिए और फलस्तीनियों के इमिग्रेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजरायल को हर हाल में यह युद्ध जीतना होगा। बिन गवीर का यह बयान इजरायल के उस कट्टरपंथी गुट की मानसिकता को दिखाता है जो गाजा में किसी भी तरह के शांति समझौते के सख्त खिलाफ हैं। दूसरी ओर जो नेता खुद को केंद्र मार्गी या उदारवादी कहते हैं, उनके सुर भी कुछ अलग नहीं है। पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ और आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रमुख
प्रतिद्वंदी ने भी इस समझौते पर गहरा संदेह जताया है। आइजनकोट ने कहा कि ऐसा कोई भी समझौता जो युद्ध के मूल उद्देश्य यानी हमास की सैन्य और राजनीतिक ताकत के पूर्ण विनाश को पूरा नहीं करता, वह इजरायल के लिए एक पूरी तरीके से असफल समझौता होगा। आइजनकोट ने लिखा कि 7 अक्टूबर की सुबह को लगभग 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन हमास ने अपनी ताकत को फिर से उतना ही मजबूत कर लिया है जितने आतंकवादी उसके पास 6 अक्टूबर की शाम को थे। दोस्तों, जब इजरायली मंत्री बेन गवीर जैसे नेता इमिग्रेशन को बढ़ावा देने की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और मानवाधिकार विशेषज्ञ इसे साधारण शब्द नहीं मानते। जानकारों का साफ कहना है कि उत्प्रवासन को प्रोत्साहन देना असल में एथनिक क्लींजिंग यानी जातीय सफाई का दूसरा नाम है। इजरायल के कई कट्टरपंथी मंत्रियों का सपना है कि जिस तरह से वेस्ट बैंक में अवैध यहूदी बस्तियां बसाई गई हैं, ठीक उसी तरह गाजा पट्टी में इजरायली नागरिकों और यहूदी बस्तियों को बसाया जाए। इसी वजह से जब ट्रंप के समझौते में गाजा से सेना हटाने और पुनर्निर्माण की बातें सामने आई हैं, तो इजरायल के दक्षिणपंथी गुटों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। वे गाजा को फिर से फलिस्तीनियों के हाथों में जाते हुए या वहां किसी भी तरह के निर्माण कार्य को होते नहीं देखना चाहते। उनके लिए युद्ध का अंत केवल और केवल गाजा पर पूर्ण इजरायली वर्चस्व के साथ ही संभव है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे नाजुक और मुश्किल स्थिति इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की है। नेतन्याहू ने अभी तक इस समझौते पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में होने वाले आम चुनावों को देखते हुए नेतन्याहू के दांव बहुत ऊंचे लग रहे हैं। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर मामले चल रहे हैं। अगर वे अदालत में दोषी पाए जाते हैं तो उनके पास जेल जाने से बचने का सबसे बड़ा और शायद इकलौता तरीका यही है कि वे अक्टूबर में होने वाले चुनाव में दोबारा जीतकर प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालें। हालांकि मौजूदा ओपिनियन पोल्स नेतन्याहू के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। विपक्ष लगातार बढ़त बनाए हुए है और अगर चुनाव आज होते हैं तो विपक्षी गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में दिख रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नेतन्याहू के फैसलों का जनता के ट्रॉमा या दुख से कोई लेना देना नहीं है। उनका एकमात्र ध्यान इस बात पर है कि उनके मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन के साझेदार क्या सोचते हैं। अगर नेतन्याहू गाजा से सेना वापस बुलाने पर राजी होते हैं तो उनका सुदूर दक्षिणपंथी गठबंधन टूट जाएगा और उनकी सरकार भी गिर सकती है। दोस्तों, नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे एक तरफ से अपने देश में दक्षिणपंथी गठबंधन को बचाकर रखें और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी नाराज न करें। अमेरिका में एक अनाम अधिकारी ने पहले ही कह दिया कि अगर इजरायल इस निशस्त्रीकरण समझौते का पालन नहीं करता तो ट्रंप बहुत ज्यादा निराश होंगे। नेतन्याहू जानते हैं कि चुनावी दौर में उन्हें ट्रंप के समर्थन की सख्त जरूरत है। उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप चुनाव से पहले उन्हें कोई बड़ा तोहफा दे सकते हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार के मामलों में माफी की वकालत करना या फिर सऊदी अरब के साथ इजरायल के संबंधों को सामान्य यानी नॉर्मलाइज कराने की डील को आगे बढ़ाना। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब नेतन्याहू ट्रंप को अपने साथ रखें। विश्लेषक निमरोद गोरेन का मानना है कि नेतन्याहू हमेशा से इन कूटनीतिक चालों में माहिर रहे हैं। वे ट्रंप को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं, फोटो सेशन और हस्ताक्षर समारोह की नौटंकी तो होने नहीं देंगे ताकि ट्रंप का महिमा मंडल हो सके, लेकिन हकीकत में वे गाजा से इजरायली सेना को वापस नहीं बुलाएंगे। नेतन्याहू की अपनी विचारधारा और नजरिया यही कहता है कि इजरायल को अपनी सीमाओं के पार हमेशा मौजूद रहना चाहिए। चुनाव नजदीक आते देख वे सेना हटाने की बजाय युद्ध को और ज्यादा तेज कर सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर गाजा में शांति और हमास के निशस्त्रीकरण का ट्रंप का यह दाव जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। एक तरफ ट्रंप अपनी कूटनीतिक जीत का ढोल पीट रहे हैं तो दूसरी तरफ इजरायल की आंतरिक राजनीति और चुनावी समीकरण इस समझौते की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बनता हुआ दिख रहा है। क्या नेतन्याहू ट्रंप की बात मानेंगे या अपनी कुर्सी बचाने के लिए युद्ध को आगे बढ़ाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।